नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह और आप देख रहे हैं चुनाव राजस्थान का। बीजेपी ने 41 उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची में 7 सांसदों को जगह दी, जबकि 83 नामों की दूसरी सूची में 2 पूर्व सांसदों को उम्मीदवार बनाया गया और तीसरी में पूर्व सांसद खुद वसुंधरा राजे इसमें शामिल रहे। पहली सूची में मंडावा से नरेंद्र कुमार खीचन और छोटवाड़ा से राज्यवर्धन सिंह राठौर, विद्याधर नगर से दिया कुमारी, तिजारा से बाबा बालकनाथ, सांचौर से देवजी पटेल और किशनगढ़ से सांसद भागीरथ चौधरी को इस दौरान मैदान में उतारा गया। इसमें कई और दूसरे नाम भी रहे, लेकिन आपको यह भी बताएं कि जिस तरीके से बीजेपी ने अपनी रणनीति को बदला, सांसदों को मैदान में उतारा, उसके बाद इसका फायदा मिलने से पहले विरोध की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो ये बता रही हैं कि कहीं इससे पार्टी को नुकसान ना हो। वहीं दूसरी सूची में बीजेपी ने 2 पूर्व सांसदों को उम्मीदवार बनाया। संतोष अहलावत को सूरजगढ़ और डॉक्टर ज्योति मिर्धा को नागौर से प्रत्याशी घोषित किया गया। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे अपनी सीट झालावाड़ से ही चुनाव लड़ रही हैं। वसुंधरा भी पूर्व सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुकी हैं। बीजेपी के अब केवल 76 सीटों पर प्रत्याशी, माफ कीजिएगा, कांग्रेस पार्टी के जो हैं वो 76 सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए जा चुके हैं और दूसरी तरफ बीजेपी की अभी लिस्ट आना बाकी है। तो यानी कि दोनों पार्टियों की तरफ से अपनी पूरी तैयारी है। कांग्रेस अपनी 2 लिस्ट निकाल चुकी है, पहले 33 और उसके बाद 43 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी कोशिश यह की गई कि सभी नेताओं को मैदान में उतार करके और खास करके जिताऊ उम्मीदवारों को मैदान में उतार करके इस बार के चुनाव में जीत हासिल की जा सके और इसके लिए बाकायदा सांसदों को भी मैदान में उतारा गया। यह माना जा रहा है कि यह बीजेपी की स्ट्रैटेजी में बड़ा बदलाव है। हालांकि मध्य प्रदेश में इसका एक समीकरण हम देख चुके हैं, जिसमें एमपी के अंदर सबसे पहले सांसदों को चुनावी मैदान में उतारा गया था। उसके बाद यह माना जा रहा था कि शायद एमपी का यह फॉर्मूला राजस्थान में भी इस्तेमाल किया जाएगा और हूबहू कुछ हुआ भी ऐसा ही। और राजस्थान के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी ने अपनी एमपी की स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हुए आप सांसदों को मैदान में उतारा। आपको याद होगा कि 41 उम्मीदवारों की भारतीय जनता पार्टी की पहली लिस्ट के अंदर 7 सांसदों को चुनावी मैदान में उतारा गया। हालांकि अलग अलग सांसदों का उनके अपने विधानसभा क्षेत्रों के अंदर विरोध होना भी शुरू हो गया, लेकिन अब डैमेज कंट्रोल की स्थिति देखने को मिल रही है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी के जो आलाकमान हैं वो लगातार कई दौरे कर चुके हैं। आपको याद होगा कि जेपी नड्डा से लेकर के तमाम पार्टी के वरिष्ठ नेता राजस्थान के दौरे पर रहे, जहां पर आप संगठन के लोगों से मिलकर के उन्होंने बात की और कोशिश यही की कि सभी नेताओं को खुश किया जा सके। तो यहां आपको बता दें कि कांग्रेस की पहली सूची में 33 और दूसरी लिस्ट के अंदर 43 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए गए। कांग्रेस ने अब तक 76 प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। 124 प्रत्याशी घोषिट करना अभी बाकी है। कांग्रेस में सीएम अशोक गहलोत अपनी परंपरागत सीट सरदारपुरा से चुनाव लड़ रहे हैं और सचिन पायलट टोंक से, गोविंद सिंह डोटासरा लक्ष्मणगढ़ से और तमाम ऐसे दूसरे नेता हैं जो कि इस बार चुनावी मैदान में हैं। और साथ ही साथ आपको ये लिस्ट भी दिखा रहे हैं और इनको जरा समझने की कोशिश करते हैं, जरा विश्लेषण करने की कोशिश करते हैं, इसको जरा सीट वाइज समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ हमारी वरिष्ठ सहयोगी वसुधा जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। वसुधा जी, बहुत स्वागत है आपका। आप सबसे पहले, क्योंकि नामों को लेकर के बड़ी चर्चा थी और सबसे पहले माना यही जा रहा था कि टिकटों का ऐलान होगा तो कौन सा फॉर्मूला अपनाया जाएगा, वो तो साफ हो चुका है कि बीजेपी ने एमपी फॉर्मूला इसमें लगाया, सांसदों को मैदान में उतार दिया। पूरी ताकत के साथ बीजेपी है। इसके पीछे की रणनीति क्या है? क्योंकि शुरुआत में जब ये लिस्ट आई विरोध लगातार होने लगा। जो फर्स्ट लिस्ट आई थी उसमें हमने देखा कि 24 में से 7 एमपीज को तो इन्होंने ऑलरेडी जो है फील्ड कर दिया है। बीजेपी जो है यही स्ट्रैटेजी चारों स्टेट्स में यूज कर रही है। 21 एमपीज को अभी तक इन्होंने 4 स्टेट्स में फील्ड किया है पार्टी ने। तो एक तरीके से एक शो ऑफ स्ट्रेंथ मान लीजिए, या तो फिर अपनी तरफ से पूरी तरह से कोशिश करना और एक नेशनलाइजेशन ऑफ लोकल इलेक्शंस 2024 के कुछ महीने पहले ये करना। इसका मतलब ये भी है कि अपने एमपीज को भी जो है टेस्ट करना है, उनकी पॉपुलैरिटी, उसके साथ साथ अपने ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ही स्ट्रेंथन करना। ये रणनीति रही है बीजेपी की। 2017 में भी यूपी के जब चुनाव हुए थे तब 11 एमपीज को बीजेपी ने उतारा था मैदान में और उसमें उनको जो है रिजल्ट्स काफी अच्छे मिले थे। लेकिन हमेशा से ये वैसा ही नहीं हुआ है जैसा बीजेपी चाहती थी, बिकॉज बीजेपी ने 2021 बंगाल इलेक्शंस में भी 4 एमपीज उतारे थे, लेकिन उसका जो नतीजा है जो इतना खास नहीं रहा। ये एक स्ट्रैटेजी डिफरेंट है कर्नाटका या गुजरात
गुजरात की जो स्ट्रैटेजी है बीजेपी में, जिसमें एक झटके में पार्टी ने जितने भी पुराने नेता हैं जो बुजुर्ग हो गए थे उनको एक स्ट्रोक में जो है इन अ वे इलेक्टोरली एलिमिनेट कर दिया था। लेकिन ये स्टेट्स बहुत ज़्यादा इसीलिए भी क्रूशल हैं बिकॉज 2024 के बहुत जो है नज़दीक ये चुनाव होने वाले हैं, तो एक तरीके से एक माहौल भी बनाना है, उसके साथ साथ एक नेशनल स्पिरिट जो है उसको भी जो है पुश करना है। तो मेरे ख्याल से एक नेशनलाइजेशन ऑफ लोकल इलेक्शंस। क्या दूसरा इसका एंगल ये भी देखा जाए कि राजस्थान के अंदर बीजेपी के पास कोई दूसरा बड़ा ऑप्शन नहीं है वसुंधरा राजे के अलावा जी, तो क्या उसके पैरेलल दूसरे नेताओं को भी खड़ा किया जाए जो पहले से स्टैब्लिश चेहरे हैं स्टेट के अंदर ला करके, क्योंकि इससे पहले देखा गया कि वसुंधरा के दबदबे के कारण बीजेपी को थोड़ा सा बैकफुट पर आना पड़ा। तो ये कारण हो सकता है, ये भी हो सकता है। और मुझे ये भी लगता है जैसे ईस्टर्न जैसे पूर्वी राजस्थान है, वहाँ पे 24 सीट्स हैं, वहाँ पे बीजेपी लास्ट टाइम बहुत कम सीटें जीती थी, मेरे ख्याल से 1 या 2 ही सीट जीती थी। तो वहाँ पे सवाई माधोपुर में जैसे किरोड़ी लाल मीणा को खड़ा किया है, बड़े ट्राइबल नेता हैं, तो उसका भी एक इम्पैक्ट पड़ेगा। उसके साथ साथ बालकनाथ हो गए या तो फिर अदर लीडर्स जो हो गए हैं, एक साइंटिफिकली बीजेपी जब से नरेंद्र मोदी और अमित शाह के अंडर आई है तब से एक सेंस ऑफ साइंटिफिक सर्वेज होने लगे हैं, इन हाउस सर्वेस होने लगे हैं, और विनेबिलिटी में बहुत ज्यादा स्ट्रेस है। अब वो हम उससे अग्री करें या ना करें, कभी रिजल्ट्स अग्री पार्टी के हिसाब से भी होते नहीं है, लेकिन बहुत ही ज्यादा स्टडीज होता है, इंटरनल सर्वेज होता है, असेसमेंट होता है, और इस पे बहुत ज्यादा फोकस। इसलिए आप देखेंगे मिस्टर राजवी का भी जो है सीट चेंज किया गया है, काफी ऐसे नेता हैं जिनके सीट्स भी चेंज किए गए हैं। ऐसे एरियाज पे फोकस किया गया है जहां पे एंटी इनकम्बेंसी ज्यादा है और उसके हिसाब से जो है सीट दिया गया है। तो आई थिंक वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जहां पे लिस्ट आने के तुरंत बाद ही हंगामा, विरोध, क्या इस स्ट्रैटेजी के तहत फिलहाल क्या फायदा होने से ज्यादा नुकसान होने की संभावनाएं नजर आ रही हैं? देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि प्रहलाद जोशी हो या तो फिर नितिन पटेल हो या तो फिर कैलाश चौधरी है, सब लोगों को बताया गया है कि आपको इन नेताओं से बात करनी है। और हमने ये राजस्थान में भी देखा है और मध्य प्रदेश में भी देखा है। हिमाचल में तो पार्टी को चलिए बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ था ये डिफेक्टर्स के कारण या तो फिर इंडिपेंडेंट्स के कारण। और राजस्थान में माना भी जाता है कि इंडिपेंडेंस के कारण राजस्थान का चुनाव जो है थोड़ा सा क्लोज हो जाता है, लेकिन बीजेपी इसमें काफ़ी कॉन्फिडेंट है। और चारों जो स्टेट्स हैं उसमें से सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट बीजेपी राजस्थान में है। लेकिन जो निर्दलियों वाला फैक्टर है, इंडिपेंडेंट का जो फैक्टर है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट भी है। मैं उस पर भी बात करूंगा। हमारे साथ हमारे एक और वरिष्ठ सहयोगी नीरज जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज जी, बहुत स्वागत है। लेकिन एक सवाल, निर्दलियों का एक बड़ा फैक्टर यहाँ पर नजर आता है। हमने देखा कि पिछली बार जब किसी के पास बहुमत नहीं था तो इन्हीं निर्दलियों के बदौलत जो है सरकार बनी थी, और इसीलिए जब अशोक गहलोत की सरकार भी जब खतरे में आई तो ये इंडिपेंडेंट और बीएसपी के जो विधायक थे उनके सपोर्ट में आकर के उन्होंने सरकार बचा ली और सरकार एक बार फिर से बना ली। तो इस बार ये जो निर्दलीय हैं, हालांकि उसमें से कईयों को टिकट भी मिला है सर, तो अभी क्या उस लिहाज से देखा जाए कि ये जो जिनको पार्टी के अंदर ज्वाइन कराया गया, भीतरघात होने की संभावना नहीं है? क्योंकि कांग्रेस ने अपने जो पुराने जो दावेदार थे उनको साइड करके नए पैराशूट कैंडिडेट को उतार दिया है। देखिए, निश्चित रूप से अगर हम पूरा सिनेरियो को देखें तो राजस्थान के अंदर जिस तरीके से इन कैंडिडेट्स को उतारा गया है, अशोक गहलोत राजनीति में एक खिलाड़ी हैं। वो सीधे तौर पर निर्दलियों के सारे गठजोड़ करके अपनी सरकार बनाने में कामयाब हो जाते हैं, और अन्य पार्टी जो है, निर्दलीय नहीं अन्य पार्टियों के लोगों को भी साथ में ले लेते हैं। जिस तरीके से पिछली बार संयम लोढ़ा को उन्होंने साथ में लिया, इसके अलावा अन्य जो नेता है, अगर हम रमीला खड़िया की बात करें, डॉक्टर सुभाष गर्ग आरएलडी से थे, ओम प्रकाश हुड्डा जो है वो भी बाहर से सपोर्ट उनको सरकार को देते रहे, बीटीपी के जो विधायक थे वो सपोर्ट देते रहे, बाबूलाल नागर हैं वो सपोर्ट दे रहे थे। तो इस तरीके के बहुत सारे नेता थे जिन्होंने सपोर्ट दिया। बसपा से आने वाले 6 विधायक जो थे 6 के 6 पूरे ले आए। 2 बार ऐसा हुआ, इससे 2018 से पहले 2013-14 के जो चुनाव हुए थे उसके अंदर भी हाथी को राजस्थान से गायब कर दिया था। पूरी बहन मायावती कहती रह गई कि हमारे विधायक कहाँ गए, जीत करके तो आए थे 6 विधायक, लेकिन पूरा दल बदल करा दिया, पूरा विलय करा दिया। तो अशोक गहलोत इस चीज में राजनीति में माहिर है और इसीलिए उनको सियासत का जादूगर भी कहा जाता है। निश्चित रूप से निर्दलीय जो है एक बड़ी भूमिका और रोल निभा सकते हैं, इसीलिए इस बार जो है निर्दलीयों को ज्यादातर जगह पर टिकट दी गई है। और जो गहलोत को फेवर कर रहे थे, अशोक गहलोत का यही तर्क था कि जिन्होंने हमारी संकट के सियासी संकट के समय सरकार बचाई, ऐसे निर्दलियों को हमें अपने साथ जोड़ना चाहिए। इसमें एक और बात बता दूं आपको, धौलपुर से शोभा रानी कुशवाहा, पिछले दिनों गहलोत ने कहा था कि वसुंधरा राजे और शोभा रानी कुशवाहा ने मेरी सरकार बचाई। शोभा रानी के जो पति हैं वो पूर्व में बसपा से जीत करके आते थे, वो जेल के अंदर है। शोभा रानी भाजपा की विधायक थी, लेकिन राज्यसभा चुनाव में गहलोत की, अब आप देख सकते हैं किस तरीके से उन्होंने सिस्टम बनाया कि उन्होंने क्रॉस वोटिंग कर दी थी कांग्रेस के तिवारी के पक्ष में। तो निश्चित रूप से जब
एक विधायक ने अपनी पार्टी में रहते हुए जब क्रॉस वोटिंग कर दी तो पार्टी ने उनको निष्कासित किया। निष्कासित करने के बाद शोभा रानी कुशवाहा कांग्रेस के पाले में आ गई और अब कभी भी उनकी औपचारिक रूप से घोषणा जो है वो दिखाई जा सकती है। और शोभा रानी कुशवाहा को धौलपुर से उतारने की तैयारी है, लेकिन वहां पर उनके जो जीजा है शिवचरण कुशवाहा, उनको बीजेपी की ओर से इस बार टिकट दिया गया है। तो जीजा साली का एक रोचक मुकाबला देखने को मिल सकता है। इसी तरीके से जीत कुमेर सीट की बात करें तो वहां पर पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह जो है वो वहां से विधायक चुन करके आते हैं। अभी तक उनको टिकट फाइनल नहीं हुआ है। ऐसे 9 मंत्री हैं जिनके टिकट अभी तक राजस्थान के अंदर फाइनल नहीं हुए। तो यदि उनको टिकट मिल जाता है तो दिगंबर सिंह जो कि वसुंधरा राजे के खास रहे हैं, उनके बेटे शैलेश कुमार उनको वहां पर टिकट बीजेपी ने दिया है। तो उनके साथ में एक बहुत अच्छा मुकाबला हो जाएगा। नाथद्वारा की बात करें, डॉक्टर सीपी जोशी जो कि राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष हैं, उनका मुकाबला होने जा रहा है विश्वराज सिंह कुंवर से जो कि मेवाड़ के राज परिवार के सदस्य। ये मुकाबला बड़ा दिलचस्प है सर। बिल्कुल नीरज जी, आपने बिल्कुल सही कहा है, लेकिन मैं वापस से आता हूं। मैं वसुधा जी, एक चीज और समझने वाली है। ये जो सांसदों को टिकट में दे करके उतार दिया विधानसभा के मैदान में, अब जो विधानसभा के अंदर जो दावेदार थे उनका ये कहना है कि साहब आपने सांसदों को उतार दिया तो हमारा क्या होगा, हमारा तो आपने पूरा फ्यूचर ही, राजनीतिक करियर आपने खत्म कर दिया। तो इसको लेकर के विरोध तेज है। एब्सोल्युटली, ये हमने देखा जहां से राजवर्धन राठौर को खड़ा किया है, तिजारा जहां से बाबा बालकनाथ, या तो फिर इवन सवाई माधोपुर। ये एमपी में भी हमने देखा जहां से रिद्धि पाठक को खड़ा किया सिद्धि, वहां पे भी बहुत सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं और एमपी और मिनिस्टर्स को बताया जा रहा है कि आपको बात करनी है इन लोगों से, कैलाश विजयवर्गीय से भी बात करनी है। और कुछ ऐसे भी नेता हैं जिनको खड़ा किया और वो बहुत पूरी तरीके से खुश भी नहीं है, राइट? क्योंकि इस एक वही कोई नेता कह रहे थे कि इस उम्र में जाके पूछना पड़ता है लोगों से, वी हैव टू ऑलमोस्ट बेग फॉर वोट्स। तो बड़े नेताओं को बताया गया है कि आपको इनसे बात करनी है और इनको जो है समझाना है। और एक तरीके से एक आइडियोलॉजिकल पुश भी तो है ना, आरएसएस बीजेपी कहती तो है कि हर कार्यकर्ता का एक रोल होता है, रोल ही तो आपको प्ले करना है। तो और नरेंद्र मोदी जी का हमेशा से, मैं किसी से बात करी तो कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी ने इवन गुजरात में भी लोकल पोल्स में भी एक लोकल मिनिस्टर को खड़ा किया था। तो ये बहुत पुराने ट्रेडिशन से जो है बिलोंग करते हैं, एक आइडियोलॉजिकल पुश है। और चूंकि ये बहुत बार हो रहा है, अब ये मेरे ख्याल से टेम्पलेट बन चुका है बीजेपी के लिए। अच्छा, एक चीज और यहां समझने वाली है कि इससे एक कदम और आगे के अगर सोचें, विधानसभा चुनाव हो जाएं, ठीक है, सांसदों को उतार दिया, अगर वो जीत जाते हैं तो आगे लोकसभा चुनाव के लिए क्या, फिर तब तक वेकेंट रहेगा या किसी और नए चेहरों को वो बनाएंगे? मोदी जी मानते हैं कि ठीक है हम नए चेहरों को तो बना ही लेंगे। अब देखिए, ये 2024 के 6-7 महीने पहले हो रहे हैं चुनाव, तो एक टेस्ट ऑफ पॉपुलैरिटी भी है। 2024 में तो कोई भी सांसद ऐसा तो कह नहीं सकता कि खुद के बल पे जीता है। माना ही जाता है कि नरेंद्र मोदी के नाम पे सब जीतते हैं। तो ये एक तरीके से इनके लिए भी एक लिटमस टेस्ट है। अब तेलंगाना की भी बात कर लेंगे, वहां पे भी इटला राजेंद्रन जो बीआरएस से आए थे, इतने बड़े डिफेक्टर थे और माना जाता था कि उनके पॉकेट में हमेशा सूची रहती है, जो लोग 40 कैंडिडेट्स कैन कम एनी टाइम। वैसे आदमी को भी जो है उन्होंने केसीआर के सामने खड़ा किया है। तो आई थिंक पार्टी जो है बहुत ही क्लियर करना चाहती है कि स्ट्रैटेजी वही रहेगी, स्ट्रॉन्ग स्टेट्स में भी और वीक स्टेट्स में भी। ठीक है, बीजेपी कांग्रेस की लिस्ट आने के बाद लगातार इस पर नजर है कि क्या भारतीय जनता पार्टी की जो स्ट्रैटेजी है, सांसदों को विधानसभा चुनाव में उतार करके वो जीत की तरफ एक कदम आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्या वाकई में ये कारगर होने जा रहा है? लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की भी अपनी रणनीति है। कांग्रेस पार्टी ने भी अपने जो सिटिंग विधायक रहे हैं या मंत्री रहे हैं, ज्यादातर को टिकट उनकी फाइनल की है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे चेहरे हैं जिनकी टिकट पर तलवार लटकी हुई है। 3 ऐसे नाम हैं जिसको लेकर के बड़ी चर्चा चल रही है, उस पर भी एक बार जरा जल्दी से बात कर लेते हैं। दोनों खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मैं नीरज जी जरा जल्दी से इस पर एक रिएक्शन ले लेता हूं। 2 ऐसे नेता और 3 ऐसे नेता कह लीजिए, 3 ऐसे मंत्री हैं जिनके नाम को लेकर के अभी भी असमंजस की स्थिति है। सवाल यह है कि क्या उनको पार्टी आलाकमान की तरफ से हरी झंडी मिलेगी कि नहीं। हालांकि बैठकों के भीतर क्या चल रहा था वो सब कुछ पर्दे के पीछे है, कुछ चीजें पर्दे के बाहर भी आई थी, लेकिन क्या नजर आ रहा है? आलाकमान सख्त होगा, अशोक गहलोत जो जादूगर हैं उनकी जादूगरी चल पाएगी क्या टिकट दिलाने में? देखिए, 25 सितंबर 2022 की जो घटना है वो शायद गांधी परिवार कभी भूल नहीं सकता जिंदगी में। उस वक्त इन्होंने पार्टी आलाकमान को आंख दिखाई थी और आज पार्टी आलाकमान इनको अपनी आंख दिखा रही है। सोनिया गांधी ने, जब सीएम अशोक गहलोत ने धारीवाल का नाम लिया कि शांति कुमार धारीवाल को कोटा से टिकट दिलाना है, तो निश्चित रूप से सोनिया गांधी ने ये बात अब काफी चर्चाओं के अंदर है, तरुण गोगोई से कही कि क्या उस एक धारीवाल परिवार के अलावा और कोई व्यक्ति नहीं है क्या? उनके बेटे का भी नाम लिया गया, बेटे को दे दें अगर उनको ना दे तो, लेकिन सीधे तौर पर कहा उनके अलावा कोई और नाम नहीं है क्या? इसी तरीके से महेश जोशी भी उस कांड में शामिल थे। महेश जोशी
मुख्य सचेतक थे तब, और शांति धारीवाल यूडीएच मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री थे, जिनके निवास पर विधायकों की पैरेलल बैठक उस वक्त बुलाई गई थी जब सोनिया गांधी की ओर से 2 दूत भेजे गए थे, और वो दूत थे मल्लिकार्जुन खड़गे, जो आज की तारीख में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और दूसरे अजय माकन, जो कि राष्ट्रीय महासचिव हैं, CWC सदस्य भी हैं। अच्छा, हालांकि इससे पहले जब अशोक गहलोत की मुलाकात भी हुई थी सर दिल्ली में, तो उस वक्त भी अजय माकन की तरफ से कहा गया था कि मैं तो खुद पैरवी कर रहा हूं। तो ये पैरवी बताने और दिखाने के लिए थी, अंदर अंदर कुछ और था, क्योंकि अभी तक टिकट फाइनल नहीं हुई है। देखिए, टिकट अभी फाइनल नहीं है, लेकिन सीधे तौर पर यह बताया गया है कि सीएम कह रहे हैं कि मैं सचिन पायलट के जो टिकट है उन पर आपत्ति नहीं दर्ज करा रहा। सचिन पायलट भी कह रहे हैं मैं भी आपत्ति दर्ज नहीं करा रहा, और हमसे हमें भाईचारा है, प्यार मोहब्बत है। लेकिन ये प्यार मोहब्बत जो है वो टिकटों के अंदर नजर नहीं आ रही, क्योंकि इनमें पेच फंसे हुए हैं। पेच फंसने का कारण क्या? पार्टी आलाकमान है, क्योंकि मैसेज ये जा रहा है कि अब पार्टी आलाकमान ने रोक रखे हैं। बात यह है, जब 106 नामों पर पहली बार के अंदर जब चर्चा हो चुकी थी, नाम तय कर दिए गए, तो 2 बार में पहले 33 नाम जारी किए गए। मौजूदा जो मंत्री हैं उनके ही पूरे नाम नहीं दिए गए, जबकि सिटिंग जो मंत्री हैं उनके तो एक ही पहली सूची में आ जाना चाहिए था अगर सरकार बहुत अच्छा काम कर रही थी तो, और कोई शख्सूबा नहीं था तो। फिर दूसरी सूची के अंदर 15 मंत्रियों के और नाम आ जाते हैं। 9 मंत्रियों के अभी भी नाम जो है वो अटके हुए हैं। जहां तक बात रही पूरे इस कश्मकश की, धर्मेंद्र राठौड़ जो कि आरटीडीसी के चेयरमैन है, तीसरे व्यक्ति होते हैं जिनके सचिन पायलट के मैंने आरोप लगाए हैं कि पूरा मैनेजमेंट ये कर रहे थे, तो वो भी पुष्कर से टिकट चाहते हैं, उनका टिकट अटका हुआ है। इस तरीके से पूरा जो खेल है ये, लेकिन सवाल ये कि अगर उनकी टिकट कट जाती है तब क्या होगा? क्या पार्टी के अंदर उनके जो समर्थक हैं क्या वो नाराज नहीं होंगे, या अशोक गहलोत क्या उससे खुश नजर आएंगे? ये बड़ा सवाल है। मैं वापस लेकिन वसुधा जी आपके पास आता हूँ। एक चीज हम अभी ये मान के चल रहे हैं कि अभी 2 लिस्ट आई, 2 लिस्ट में सांसदों को जगह, लेकिन अभी और भी लिस्ट आनी बाकी है। अब वो देखना होगा कि कितने टुकड़ों में आएगी, लेकिन उसमें आपको लगता है कि अभी भी सांसदों की गुंजाइश बची हुई है आने वाली लिस्ट के अंदर? मुझे लगता है कि 24 सांसद हैं राजस्थान में बीजेपी के, उसमें से 7 के नाम जो है घोषित हो गए हैं। अर्जुन राम मेघवाल हो या गजेंद्र सिंह शेखावत हो, ये ऐसे नाम हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं राजस्थान पॉलिटिक्स नेशनली जब हम देखते हैं। अर्जुन राम मेघवाल को तो काफ़ी अच्छा प्रमोशन भी मिला है, दलित चेहरा है, और CM पोस्ट के लिए भी जो है लॉ मिनिस्टर भी हैं, तो एक पोटेंशियल कैंडिडेट की तरीके से तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। गजेंद्र सिंह शेखावत मिस्टर गहलोत के कॉन्स्टिट्यूएंसी को बिलोंग करते हैं। 2019 में आपको याद होगा कि ये ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी थी जिसमें नरेंद्र मोदी, PM, HM और मिस्टर नड्डा तीनों गए थे ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, और वैभव गहलोत हार भी गए थे। तो क्या फादर और सन को जो है एक ही पर्सन हराएगा, वो उस पे बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है। लेकिन अभी तक अभी तक तो अनाउंसमेंट हुआ नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा भी अनाउंसमेंट्स हो सकते हैं। सेकेंड लिस्ट में ऑफ कोर्स कोई MP का नाम आया नहीं है। सबसे इंटरेस्टिंग और प्रिडिक्टेबल नेम्स दिया कुमारी और राज्यवर्धन राठौर के थे, लेकिन राज्यवर्धन राठौर का जो, और दोनों के सीट्स ऐसे हैं जहाँ पे भी प्रोटेस्ट भी बहुत हो रहे हैं, तो एक टेस्ट है बीजेपी के लिए भी कि किस तरह अपना जो है ये प्रोटेस्ट अपने कार्डर का जो है हैंडल कर पाएगी कि नहीं। अच्छा, दिया कुमारी को लेकर के अक्सर चर्चाएं ये चलती हैं कि वसुंधरा राजे सिंधिया के पैरेलल एक और फेस खड़ा करने की एक कोशिश है। राजकुमारी है, राजघराने से है, दूसरा फीमेल भी है, तो एक पैरेलल फेस बन सकता है। तो नीरज जी, इस पर आपका असेसमेंट क्या कहता है? क्या अगर चुनाव में जीत जाती हैं, सरकार में आती हैं, तो कुछ प्रभावशाली रहेगा उनका पोर्टफोलियो रहेगा या मंत्री? देखिए, लगातार दिया कुमारी का प्रमोशन किया जा रहा है, पार्टी उनको आगे बढ़ा रही है। दिया कुमारी पहले सवाई माधोपुर से भी विधायक रह चुकी हैं, फिर उनको राजसमंद भेजा गया, वहां से सांसद का चुनाव लड़ाया गया, तो वहां से वो जीत करके आ गई। जयपुर के पूर्व राज परिवार की प्रिंसेस उनको कहा जाता है, और साथ ही उनके पिता जो थे भवानी सिंह, सीधे तौर पर वो भी राजनीति से जुड़े हुए शख्स रहे थे। उनका पूरा परिवार और उनका एक राजनीतिक जो सियासत जो उनको विरासत के अंदर मिली है, एक बड़े उसके किस्से हैं। अगर दिया कुमारी एक महिला चेहरे के रूप में भी आगे हैं और राजघराने से जुड़ी हुई हैं, क्षत्रिय हैं, उनको आगे प्रमोट किया जा रहा है। राजपूतों के वाइज देखा जाए तो काफी राजपूत चेहरों को बीजेपी अपने अंदर जोड़ भी रही है और परंपरागत वोट बैंक के रूप में बीजेपी से आगे बढ़ा रही है। तो जिस तरीके से पिछली बार वसुंधरा राजे जब राजमहल पैलेस विवाद उठा था, तो दिया कुमारी के जो राजमहल पैलेस होटल है वहां पर बुलडोजर चलने की, सीजर की कार्रवाई जैसी नौबत आ गई थी। उस वक्त उनकी माताजी जो दिया कुमारी की सड़कों पर आई थी, राजपूत समाज सड़कों पर उतरा था। उसके बाद से ऐसी स्थितियां बनी कि दिया कुमारी राजनीति में लगातार आगे बढ़ती चले गई, यानी केंद्र से कहीं ना कहीं इशारा था कि दिया कुमारी को आगे लेकर के आओ, और वही देखने को मिला। राजेंद्र राठौड़ जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं, यह भी चर्चा थी कि राजेंद्र राठौड़ चाहते हैं कि वो विद्याधर जो सीट है वहां से उनको या तो वहां से लड़ा दिया जाए, नहीं तो धोतवाड़ा सीट से लड़ा दिया जाए। हाँ। लेकिन ऐसी स्थिति बनी कि दिया कुमारी है जो है वो सबका टिकट काट करके। अच्छा नीरज जी, एक नाम और भी है, एक नाम और भी है। जब टिकट का ऐलान हुआ, पहली लिस्ट सामने आई बाबा बालकनाथ का,
तो बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल था कि यूपी में जैसा अचानक से बाबा को आगे बढ़ाया था, तो कहीं ऐसा तो नहीं इसीलिए उनको भी विधानसभा चुनाव में उतारा गया है, सांसद छोड़ करके आप विधानसभा में जाइए एक बारी। देखिए, आरएसएस के कुछ प्रचारक हैं, कहने सुनने में बात काफी चल रही है कि लोग ये कह रहे हैं उत्तर प्रदेश जैसा शासन राजस्थान में भी देना है। वहां पे भी गोरख मठ से आने वाले योगी आदित्यनाथ शासन कर रहे हैं, और राजस्थान में बाबा बालकनाथ भी उसी मठ से आते हैं, उनको भी उस चेहरे के रूप में रिप्रेजेंट किया जा रहा है। यानी चुनावी चेहरा सीएम फेस के रूप में बाबा बालकनाथ को भी कहीं ना कहीं उठाया जा रहा है। तो बहुत सारे फेसेस जो है वो सीएम पोस्ट के लिए बीजेपी तैयार करने जा रही है इस चुनाव के अंदर। जब कहते हैं ना कि टफ फाइट होती है तो फिर हारना नहीं है मुकाबला, और ज्यादा से ज्यादा अपने कैंडिडेट्स को जिता करके लेके आना है। वो स्थिति बीजेपी के साथ राजस्थान में, क्योंकि सीएम गहलोत ने काफी सारी घोषणाएं कर दी, स्कीम लिया है, इसलिए तमाम जो सांसद हैं उनको बीजेपी इस चुनाव के अंदर झोंक रही है, ताकि हर क्षेत्र में संभाग के अंदर बड़े चेहरे खड़े रहेंगे तो उनके नेतृत्व में अच्छा वोट पड़ सकता है। इसी रणनीति के तहत इन सांसदों को आगे लाया जा रहा है। चाहे किरोड़ी लाल मीणा राज्यसभा सांसद जो है उनको सवाई माधोपुर से दानिश अबरार के सामने खड़ा किया गया है। अगर बात करें राज्यवर्धन राठौड़ की, तो उनको टिकट जोटवाड़ा से दे दिया गया, दिया कुमारी को विद्याधर नगर से दे दिया गया, भागीरथ चौधरी जो है उनको किशनगढ़ से उतारा गया है। इसी तरीके से पूर्व सांसद की अगर बात करें, पूर्व सांसदों में संतोष अहलावत और कांग्रेस से लाई गई ज्योति मिर्धा, जो कि मिर्धा परिवार कांग्रेस का एक बहुत बड़ा गढ़ रहा करता था नागौर के अंदर, तो उनके परिवार से ज्योति मिर्धा को ला करके और टिकट दे दिया गया। और जो हरियाणा से भी उनके बहुत अच्छे रिलेशन जो है, उनके पारिवारिक रिलेशन है, तो सीधे तौर पर यानी कि ये दिखाई देता है इस लिस्ट के जरिए कि बीजेपी के सामने करो या मरो की स्थिति है। सीधा सीधा वो 2024 को टारगेट रख करके किसी भी तरीके से कोई गलत इंप्रेशन ना जाए इस विधानसभा चुनाव का, 2024 के चुनाव को लेकर के, इसीलिए पूरी कोशिश के साथ, पूरी तैयारी के साथ वो मैदान के अंदर उतरना चाह रही है। खैर, बहुत शुक्रिया हमारे दोनों ही सहयोगियों का हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। लेकिन ये क्या बीजेपी की स्ट्रैटेजी काम कर पाएगी और आने वाली लिस्ट के अंदर क्या और भी सांसदों के नाम शामिल होंगे, इस पर नजर है। रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए आप बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।